हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है। और ये थोड़ा सा ब्रेक आ गया था हमारी क्लासेस में। अगेन हमने अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दी है और ये हमारा थर्ड फोर्थ नंबर का सेट है। 3 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने भी सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है। और बाकी चीज़ें बिना टाइम वेस्ट करे जो मेन पर्पस है वो हमें शुरू करना चाहिए। तो क्वेश्चन हम ये जो है आपका एमबी पब्लिकेशन बुक भी अगर आप फॉलो करते हैं तो आप देख सकते हैं 2016 का क्वेश्चन पेपर है। तो वहां से ये सेट नंबर 4 है, वहां से अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो किसी को डाउट नहीं आना चाहिए कि मैम ऐसे ही सवाल आते हैं क्या पेपर में। ये पेपर के ही सवाल हैं। ठीक है। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। तो अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जब आपको डायरेक्शन दिया होता है तो डायरेक्शन में आपको सारे कंप्लीट लाइंस रीड नहीं करने होते हैं। यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि मेन पॉइंट आपका क्या है। यहाँ पे हमें एक शब्द दिया हुआ है और मुझे पता चल गया वो मीनिंग पूछ रहा है मुझसे। ठीक है। जब वो मुझसे मीनिंग पूछ रहा है तो मैं अपना फोकस जो रखूंगी वो सिर्फ मीनिंग तक रखूंगी। मीनिंग मतलब उसका सिनोनिम्स। राइट। अब यहाँ से आपको आता है कि आपको ये साइकोफेंट का मतलब पता होना चाहिए और साथ में ही आपको ये शब्दों के मीनिंग भी पता होने चाहिए। साइकोफेंट का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति ना जो दूसरे व्यक्ति की मतलब चापलूसी करता है, मतलब चापलूसी करने वाला उसको कहते हैं साइकोफेंट। तो साइकोफेंट मतलब चापलूसी करना, चापलूसी करना। ठीक है। किसी की हद से ज्यादा ही उसकी एडमिरेशन करना, हद से ज्यादा ही उसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी एडमिरेशन कर रहे हैं। एक होता है बूट लिकिंग ना, जिसे कहते हैं तलवे चाटना। तो बूट लिकिंग मीन्स आपको किसी को, अगर आप किसी की एक्सेसिव तारीफ कर रहे हैं तो जितनी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो व्हाट यू आर डूइंग, आप उसकी एक्स्ट्रा ही प्रेज कर रहे हैं। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं आपको बताऊं साइक का मतलब होता है ब्रेन, ब्रेन दिमाग। ठीक है। तो ब्रेन तो ऑप्शन में नहीं आएगा। क्रिटिक करना तो ये तो जस्ट इसके ऑपोजिट हो गया। क्रिटिक करना मतलब किसी की आलोचना करना, आलोचना। ठीक है। और स्लेव का मतलब किसी को बंधक, आपने क्या कर लिया है उसको बंधक बना लिया है। तो बंधक का तो नहीं है तो क्या बचा, फ्लैटरर। तो फ्लैटरर में क्या हो जाएगा, ई आर यहाँ पे सिंगल टाइम रहेगा। फ्लैटरर में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो। तो साइकोफेंट का मतलब हुआ एडमिरेशन, एक्सेसिव एडमिरेशन मतलब मोर देन रिक्वायर्ड, जितने की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा आप उसकी तारीफ कर रहे हो, एडमायर कर रहे हो, ग्लोरीफाई। ठीक है। बूट लिकिंग, ग्लोरिफिकेशन। तो व्हाट यू आर डूइंग, आप उसको फ्लैचर। तो साइकोफेंट का क्या हो जाएगा, फ्लैचर। ठीक है। साइक का मतलब याद रखिएगा ब्रेन, ब्रेन के रिलेटेड होता है। और क्रिटिक करना मतलब किसी की आलोचना करना। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या बताना है आपको, नेक्स्ट वर्ड है आपका फॉरलॉन। इसमें क्या सेम शब्द बताना नहीं, इसमें मुझे ऑपोजिट बताना है, इसका विपरीत बताना। तो पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं, इसका क्या मीनिंग होता है। इसका मतलब होता है जब हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं ना, अनहैप्पी, सैड, कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर कोई हमें रिजेक्ट कर दे तो हम रिजेक्टेड महसूस करते हैं, सैड महसूस करते हैं। ग्लोमी, है ना, ग्लोमी, सैड। मोरोज, मोरोज का मतलब दुखी होना होता है। ठीक है। डोल, डोलफुल होना, डोलफुल। ब्लू, ब्लू का मतलब होता है दुखी से जुड़ा हुआ है ये ब्लू। ठीक है। फॉरलॉन का मतलब क्या हो गया, आप बहुत ज्यादा कैसा महसूस कर रहे हैं, बहुत, आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड, रिजेक्टेड। ग्लोमी, डेस्पोंडेंट, पॉन्ड पे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा सैड हैं। डेस्पोंडेंट में पॉन्ड पे बैठे हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा सैड हैं। डोलफुल है, ब्लू है, डिजेक्टेड है, सैड होना। तो ये जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है बहुत दुखी महसूस करना ना, बहुत दुखी महसूस करना। फ्री का तो कोई सेंस नहीं जाएगा। फॉर्चुनेट का मतलब तो होता है जब आप भाग्यशाली होते हैं, दैट इज आई एम फॉर्चुनेट इनफ, आई एम, यही सेम चला जाएगा लकी, तो ये दोनों तो रहेंगे नहीं। अगर हम यहाँ पे दुखी हैं और यहाँ पे हम जॉयफुल हैं
तो जॉयफुल तो क्या हो जाएगा, ये पर्सन कैसा होता है, चेयरलेस होता है ना, चेयरलेस मतलब चेयरफुल नहीं है, जॉयफुल नहीं है, जॉयलेस है ये ना, तो ये जॉयफुल इसका विपरीत हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सन बहुत दुखी है, अनहैप्पी है, सैड है, डिजेक्टेड है, ग्लोमी है, मोरोज है, डोलफुल, ब्लू, डेस्पोंडेंट, चेयरलेस, है ना, और ये जॉयलेस, ये सारे इसके सिनोनिम हैं। अगर ये सारे के सारे आपके सिनोनिम हैं इस शब्द के, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, आप बहुत ज्यादा अगर आप बहुत ज्यादा खुश हो, यूफोरिक, ये सारे जो खुशी वाले शब्द होंगे वो इसके विपरीत हो जाएंगे, है ना, तो यहाँ से हमारा आंसर बनेगा जॉयफुल। देखो, ये फॉरलोन का मतलब होता है दुखी होना ना, दुख, तो ये हो गया दुख के लिए, और आपका इसका एंटोनिम बन जाएगा जॉयफुल, वेरी हैप्पी। So when you are very happy, तो joyful सारे इसके ऑपोजिट हो जाएंगे, है ना, ये इसका एंटोनिम बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पेलिंग एरर, और ये बड़ी कॉमन स्पेलिंग एरर हम लोग करते हैं। ये स्पेलिंग एरर एक्चुअली में बड़ी कॉमन है, मतलब मैक्सिमम लोग इस गलती, ये वाली स्पेलिंग को गलत करते हैं, सेपरेट की स्पेलिंग। एक्चुअली हम लोग लिखते वक्त में क्या, हमको ऐसा लगता है SEPERATE, तो आपको ध्यान रखना है, देखो एक तो रेट आ गया, तो रेट की स्पेलिंग तो हम सबको याद है, तो रेट आपको रेट रेट वाली स्पेलिंग में हो गई है। आपको याद रखना है कि पी के बाद में ना ई नहीं आता, ए आता है, पी के बाद में ई नहीं आता, ए आता है, पी ए, पी ए, ऐसे याद कर लो, पी ए, मेरा पी ए है वो, तो मेरा पी है, पी ए, रेट हो गया ना, बट ये तो देखो ये तो सही है, इसमें ई आता है, सेपरेट में ई आता है, ए नहीं। तो ये है देखो दे रखा है, कॉमन मिस्टेक ना यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, तो SEPERATE, ये हम लोग फटाफट से लिख देते हैं, तो ई नहीं आएगा, पी के बाद ए आएगा ना, पी ए पापा, तो पी ए रहेगा, पी ई नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, बहुत कॉमन एरर है ये, बहुत कॉमन एरर है, तो ध्यान रखना है, सेपरेट में ए आता है, ई नहीं आता है, ध्यान से देखो, बार बार मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ, तो याद कर लो, बेसिक है, बट फिर भी बहुत कॉमन है, बेसिक है इसलिए तो कॉमन है, बेसिक चीजें ज्यादा गलत करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, मतलब सिंपल है, हमको एरर निकालना है यहाँ से, चलो एरर निकालते हैं। पहले आप लोग रीड कर लीजिए, फिर मुझे बताइएगा कौन से पार्ट में एरर आप लोग बता रहे हैं। द बुक बीइंग रिटन इन सिंपल लैंग्वेज इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रन एज इट कंटेन्स मैनी गुड एडवाइसेस। आपको पता है, ये हुआ आपका सब्जेक्ट, दिस इज योर सिंगुलर सब्जेक्ट। नाउ टेल मी कि इस सब्जेक्ट की वर्ब कहाँ है। बीइंग रिटन, अगर ING से कोई चीज शुरुआत हो रही है तो वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है, तो बीइंग रिटन ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। प्रेपोजिशन के बाद में उनके ऑब्जेक्ट आते हैं, तो ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। द बुक इज सुटेबल, तो देखो द बुक आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये इज जो है ये इसका वर्ब है ना, सिंगुलर वर्ब। अगर मैं इसको सब्जेक्ट वन बोलूंगी तो ये वर्ब वन हो गया। आप देखो ना, जब भी आपको वर्ब और सेंटेंस के बीच में इतना बड़ा गैप दिखे ना, तो आप क्या कीजिए, जहाँ आपका सब्जेक्ट है और जहाँ वर्ब है, बीच वाले शब्दों को एलिमिनेट कर दो, मतलब उन्हें रीड ही मत करो, फिर उन दोनों को, वर्ब को और सब्जेक्ट को एक साथ रीड करो। अगर मीनिंग सही निकल के आ रहा है, दैट मीन्स वो उसी की वर्ब है। तो द बुक इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रन, ओके। एज इट कंटेन, इट हमारा सेकंड सब्जेक्ट हो गया, इट जो है मेरा सेकंड सब्जेक्ट हो गया। अगर ये मेरा सब्जेक्ट टू है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसकी वर्ब टू भी मेरी सिंगुलर है। वर्ब टू मतलब वो बेस फॉर्म मैंने वो नहीं लिखा है, वर्ब टू पास्ट वाला नहीं है ये, मतलब अगर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है तो उसकी वर्ब ये है, ये दूसरा सब्जेक्ट है तो उसकी वर्ब यहाँ पे है, ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है। एरर कहाँ है, एरर है इस वाले शब्द में, एडवाइसेस। एडवाइस जो है ये आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, और जो चीज अनकाउंटेबल होती है उसको गिना नहीं जा सकता। अनकाउंटेबल चीज को हम काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए तो वो है अनकाउंटेबल, मीन्स यू कांट काउंट दैट। तो अगर आप किसी को काउंट ही नहीं कर सकते हो, तो उसमें एस या ई एस कैसे लगा सकते हो, मतलब उसका एक दो तीन चार पांच कैसे बनाओगे। अगर मैं आपसे बोलूं मैंने गर्ल है, लड़की है, अगर मैं लड़की गिन सकती हूँ तभी तो मैं गर्ल्स बोलती हूँ ना। एडवाइसेस हम गिन नहीं सकते,
आप कहोगे नहीं मैम उसने मुझे एक ही सलाह दी है, ओके। अगर एक सलाह आप बोलना चाहते हो तो आप बोलिए अ पीस ऑफ एडवाइस। अगर आप बोलना चाहते हैं नहीं मैम उसने मुझे बहुत सारी सलाह दी है, आप बोलिए पीसीज ऑफ एडवाइस। बट जो एडवाइस है दिस इज योर अनकाउंटेबल नाउन, तो ये अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। कभी भी एडवाइस का एडवाइसेस नहीं होगा, रीजन बीइंग क्योंकि आप अनकाउंटेबल नाउन को एस या ई एस नहीं लगा सकते। तो ऑप्शन नंबर सी में हमारी गलती है। ठीक है, आई होप एडिशनल चीजें भी मैंने आपको बता दी, एरर कैसे निकाला हमने वो भी आपको बता दिया। ये आपका नाउन का एरर है। तो नाउन चैप्टर में हमें देखना होगा कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, देन आप उन अनकाउंटेबल नाउन के साथ में एस ई एस नहीं लगा सकते। तो दिस इज द एरर, यू कांट यूज एडवाइसेस, सो यू कैन यूज मैनी भी नहीं आएगा बिकॉज मैनी अनकाउंटेबल के साथ नहीं आता। मच, मच, बट फिर एडवाइस चीज नहीं हो सकता है ना, मच गुड एडवाइसेस नहीं हो सकता वैसे तो। आप बोलोगे हाँ मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस आप बोल सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन में और एडिशनल बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एरर ही फाइंड करने के लिए बोला गया है। आपको बोला गया है कि यू आर द मैन हु हैव स्पॉइल्ड इट। तो आपने रीड कर लिया होगा। अब देखिए यू आर, यू के साथ में हम जानते हैं ये यू के साथ में हमारा आर का इस्तेमाल होता है, तो ठीक है। और यू आर द मैन ये हमारा कुछ हो गया। और ये जो हु है यहाँ पे ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। हु का जो इस्तेमाल है हम ह्यूमन बींग्स के लिए करते हैं। हु का इस्तेमाल हम ह्यूमन बींग्स के लिए करते हैं। तो और कैसे करते हैं कि उसके हु के आगे देखो ऐसे देखना, हु अगर हु आपका सेंटेंस में है तो हु के आगे ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, जिसको हम एंटीसीडेंट का नाम देते हैं। तो मैन है मेरा ह्यूमन बीइंग है तो इसका मतलब हु यहाँ पे सही है, नो प्रॉब्लम। और हु जो है ना, हु के बारे में एक और बात जान लेते हैं। हु एंटीसीडेंट, हु का एंटीसीडेंट कौन होगा, मतलब हु के पहले नाउन या प्रोनाउन आएगा तो वो ह्यूमन बीइंग बना होना चाहिए। और दूसरी बात ना, हु जो है आपका सब्जेक्टिव केस है। हु आपका सब्जेक्टिव केस है। अगर ये सब्जेक्टिव केस है तो एज यू नो कि अगर सेंटेंस में जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आते हैं उतनी नंबर ऑफ वर्ब्स भी आनी चाहिए। तो अगर ये देखो ये सब्जेक्ट था, ये इसकी वर्ब हो गई। अगर ये सब्जेक्ट है तो फिर इसकी वर्ब कौन है, यही हो गई इसकी वर्ब, राइट। ये इसकी वर्ब हो गई, ओके। अब हु की अपनी वर्ब नहीं होगी, हु की वर्ब होगी अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट। अब देखो एंटीसीडेंट कौन है, मैं, ये तो सिंगुलर हो गया, सिंगुलर नाउन है ये, तो फिर यहाँ पे भी फिर इसके बाद में वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट आएगा। तो फिर यहाँ पे हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपके गलती है, ऑप्शन नंबर बी में गलती है। पूरा पूरा आपको समझा दिया मैंने। तो यू आर द मैन हु हैज स्पॉइल्ड इट, तो यहाँ पे हैज आएगा, क्यों आएगा वो भी बता दिया, क्योंकि जो हु है वो ह्यूमन बींग्स के लिए आता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हुआ आपका कि हु का जो वर्ब है ना, हु के बाद हु जो है आपका सब्जेक्टिव केस है। अगर सब्जेक्टिव केस है तो अपने साथ में वर्ब लेगा, और जो वर्ब आएगी वो अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट आएगी। एंड वी कैन सी द मैन इज द सिंगुलर एंटीसीडेंट, सो वी हैव टू यूज द हैज, नॉट हैव। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन। सी व्हाट यू नो कि अगर हम लोग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते हैं तो आई थिंक प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो द कॉन्सेप्ट बट यू डोंट नो हाउ टू अप्लाई दैम, तब भी आप पेपर नहीं क्लियर कर पाएंगे। बट आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है, और जो आप नई चीज़ें सीख रहे हैं ना, एक नोटबुक बनाते चलिए कि आज मैंने ये नया सीखा, आज मैंने प्रैक्टिस करते हुए ये नया सीखा, और उसको बस अपना मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है इस कंपैरिजन। बस पढ़ाई को बार बार रूल्स रिपीट करने से बेटर होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करके वहां से सीखना। अब देखो एवरीडे न्यू इन्वेंशंस इज मेक फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया कि इसमें एरर है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये जो मेक है ये वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है। अगर हम जानते हैं कि इज एम आर के साथ में, इज एम आर के साथ में अगर वर्ब आई है
तो दो तरीके से आ सकती है। हम्म, दो तरीके से आ सकती है। या तो आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी जिसे हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं, या फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि बन जाएगा पैसिव। और ये है आपका एक्टिव वर्ब। अब जो एवरीडे के ना, प्रत्येक दिन के जो नए इन्वेंशंस है ना, न्यू इन्वेंशंस, ये मेरा सब्जेक्ट हुआ। सब सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यार पहली बात तो ये मेक नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ये मेड होना चाहिए, क्योंकि इसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी नहीं लगाएंगे, क्योंकि एवरीडे न्यू इन्वेंशन ये पैसिव में जा रही है, एक्टिव में नहीं जा रही है। अच्छा, इन्वेंशंस आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो अब आपका देखो यहाँ पे इज एम आर में से क्या लगाओगे, आर लगाओगे। आप क्या लगाएंगे, आपका फिर कैसे बना एरर, आपका एरर बना, करेक्ट आंसर बनेगा आपका एवरीडे न्यू इन्वेंशंस आर मेड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है। तो अगर इज एम आर के साथ में आई एन सी दिख रहा है तो वो एक्टिव है, इज एम आर के साथ में अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो वो पैसिव है। तो न्यू इन्वेंशंस प्रत्येक खुद को नहीं बना रहे ना, उनको बनाया जा रहा है। तो न्यू इन्वेंशंस खुद खुद अपने आप में नहीं इन्वेंट हो रहे हैं ना, somebody is doing the action। तो अब देखो इन्वेंशंस आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, so you have to use the verb according to your subject. If your subject is plural, then your verb will be plural. So you have to use are. And in passive voice we use verb third form. That is the made. तो इस प्रकार आपका is make में गलती है, उसकी जगह आपका are made आएगा। आई होप ये आपने सीख लिया होगा। दैट मीन्स कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में एरर है। आगे मूव ऑन करें, लेट्स गो। ओके, द पिलर्स का क्वेश्चन है ये। द मैन वॉज डैश हिज डेफनेस। डेफनेस मतलब जो सुनाई नहीं देना ना, बहरापन जिसको कहते हैं। तो द मैन वॉज रिवॉर्डेड। आप किसी की डेफनेस के लिए उसको रिवॉर्ड थोड़ी करोगे। कन्विक्टेड मतलब उसको ऊपर दोष सिद्ध हुआ, कन्विक्ट हुआ, क्योर्ड ऑफ या सेव डेट। तो जो मैन था वो क्योर्ड हो गया, मतलब अपनी बहरेपन की प्रॉब्लम से क्योर हो जाना, मतलब उससे ठीक हो जाना, क्योर हो गया, वो ठीक हो गया ना उस चीज से। तो मैन वॉज क्योर्ड ऑफ हिज डेफनेस ना, तो डेफनेस से वो क्या हो गया, क्योर्ड हो गया, मतलब उसको ठीक हो गया। इजी वन। अब इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन तो अलग से है नहीं, इसके अकॉर्डिंग आपको ये एक ईडियम भी हो सकता है। ही इज द, ये एक्चुअली होता है ही इज द टॉक ऑफ द टाउन, ही इज द टॉक ऑफ द टाउन। तो टॉक ऑफ द टाउन का मतलब क्या होता है कि चर्चा का विषय। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज जिसके बारे में मैक्सिमम पीपल बात कर रहे हैं ना। अगर आपके सिटी में, आपके टाउन में अगर कोई नया रेस्टोरेंट खुल गया, या कोई चीज, कोई नई चीज आ गई है, कोई भी नई चीज ऐसी है जो लोगों को बड़ी ज्यादा क्या कर रही है, मनमोहित कर रही है, उनका बड़ी बात उनके, तो क्या हो गई कि सारे लोग उसी बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी कोई भी चीज आप पॉजिटिव नेगेटिव सेंस में बोल सकते हो। टॉक ऑफ द टाउन मतलब मैक्सिमम पीपल आर टॉकिंग अबाउट द सेम पर्सन और सेम सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड द टॉक ऑफ द टाउन। एंड देयर इज नो अबाउट द टाउन, फॉर द टाउन, ओवर द टाउन, टॉक ऑफ द टाउन। टॉक ऑफ द टाउन मतलब एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट दैट थिंग और दैट पर्सन। हर एक व्यक्ति उसी पर्सन के बारे में या उसी नई चीज के बारे में बात कर रहा है। So that is the talk of the town. You just have to remember it. Next question. इजी वन। देखो आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है, जो लोग इंग्लिश से बहुत डर डर के भागते हैं, क्या कर सकते हैं उन लोगों का, बट आप देख सकते हैं कि इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि क्या ना जा सके। आई डैश वेरी मच लाइक टू सी माई ओल्ड क्लासमेट्स। आई कैन नहीं आएगा। कैन, कैन आपका क्या बताता है, कैन जनरली चार चीजें बताता है। पॉसिबिलिटी, संभावना, जैसे इट में रेन टुडे। और आपका परमिशन लेना, परमिशन देना, परमिशन ग्रांट करना और परमिशन मांगना। तो परमिशन ग्रांट एंड परमिशन शॉर्ट, हमने परमिशन दे दी। एक ये हो गया, ऊपर से मे आई कम इन, यू यस यू मे। और एक हो गया यस गॉड ब्लेस यू। तो ये ऑप्टेटिव में आ गया, यहाँ पे कुछ इस तरीके का कोई नहीं है, तो कैन नहीं आएगा। शुड जो होता है वो एक आपको ऐसा करना चाहिए ना, आपका ड्यूटी के सेंस में आ जाता है। माइट, एक तो ये मे का पास्ट फॉर्म हो गया।
और ये एक बड़ी माइल्ड पॉसिबिलिटी ना, इट माइट रेन टुडे मतलब बड़ी लेस पॉसिबिलिटी है, लेस पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है। और वुड जो है ना, एक तो ये पास्ट फॉर्म है विल का, और दूसरा जब आप कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो, वुड यू लाइक टू टेक सम, वुड यू लाइक टू हैव सम टी, जब आप एक पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो या बहुत आप पोलाइटली बिहेव करते हो, तो आप वुड का इस्तेमाल भी करते हो प्रेजेंट सिचुएशन। सो आई वुड वेरी मच लाइक टू सी माई ओल्ड फ्रेंड्स, तो मतलब मैं क्या कह रही हूँ कि मैं अपने ओल्ड फ्रेंड्स को मतलब मिलना चाहूंगी, ठीक है, उनको देखना चाहूंगी। तो यहाँ पे वुड आएगा, बाकी बाकी सारे ऑप्शंस में से कोई और ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। 10 से 12 में हमें क्या बताना है, ईडियम्स बताना है। आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए, अगर डेली डेली हम सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर डेली 3 ईडियम्स आ ही रहे, तो देखो यार कितने सारे ईडियम आ जाएंगे ना। ओल्ड हैड ऑन यंग सोल्जर, अगर ओल्ड हेड मतलब पुराना सर, पुराना सर से मतलब क्या हुआ, सर के अंदर हमारी बुद्धि होती है ना, तो आर इंटेलिजेंट, जैसे जैसे हम लोग बुढ़े होते हैं मतलब पुराने होते चले जाते हैं, तो हम एक्सपीरियंस होते चले जाते हैं। और यंग सोल्जर्स का मतलब हो गया नए कंधे, नए कंधे का मतलब क्या हो गया, न्यू पर्सन, मतलब एज कम है उसकी। अच्छा यंगर है, अभी जवान है, अभी छोटा है, यंगर हो गया ना, छोटा हो गया। और ओल्ड का मतलब हो गया कि भाई वो बड़ा है, मतलब दो अलग अलग सी बातें नहीं हो रही, जरा जोड़ के देखें। अगर एक मान लो एक छोटा बच्चा 10 साल का, हम उससे क्या चीज की उम्मीद करेंगे, हम एक 10 साल के बच्चे से किस चीज की उम्मीद कर सकते हैं, एक थोड़ा नॉटी होगा, शरारती होगा, चाइल्डिश बिहेवियर, चाइल्ड लाइक बिहेवियर होगा उसका, हाँ इतना अंडरस्टैंड नहीं करेगा चीजों को, ऐसी हरकतें करेगा ना, वही चीजें हम उससे उम्मीद करेंगे। बट मान लो 10 साल का बच्चा इतना सेंसिटिव है, हर एक पॉइंट को बड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, पेरेंट्स की प्रॉब्लम को समझता है, तो हम क्या कहेंगे कि ये इसके जो सर पे ना, इसके कंधों पे ना एक पुराना सर लगा हुआ है, मतलब है तो बच्चा, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस बातें करता है, ऐसा लगता है कि ये अपनी उम्र से बड़ा है ना, ऐसी बातें करता है जो इसकी उम्र में तो बच्चे ज्यादातर नहीं करते हैं। तो वो क्या हो गया, ओल्ड हेड मतलब एक्सपीरियंस होना, मेच्योर होना। और यंग का मतलब तो यार अभी इमेच्योर्ड है वो, तो इसका मतलब छोटा है लेकिन बातें बहुत ज्यादा समझदारी वाली करता है, ठीक है। और अपनी उम्र से ज्यादा ना, जैसे कि अब देखो टू बी इंटेलिजेंट व्हेन ओल्ड, बुढ़ापे में नहीं बात करें ना, अपनी 10 साल का है और बातें ऐसी कर रहा है जैसे कि मान लो कि वो 25 से 30 साल का हो, अपनी उम्र से बड़ी बात है ना, अपनी उम्र में इमेच्योर है लेकिन बातें मिच्योर कर रहा है। टू बी ओल्ड एंड येट लुक यंग, ओल्ड एंड लुक यंग की तो कोई बात ही नहीं है। टू बी स्मार्टर विद एज, एज के साथ में स्मार्टर नहीं है, वो एज से पहले ही स्मार्टर है। तो टू बी वाइज बियॉन्ड हिज ईयर्स ना, अपने उम्र से पहले, अपनी उम्र से ज्यादा आप इंटेलिजेंट हो, दैट इज ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। तो अब नए कंधों पे पुराना सर, नए कंधों पे पुराना सर मतलब छोटा बच्चा है, कम उम्र है उसकी, लेकिन इंटेलिजेंट अपनी उम्र से ज्यादा का है। मान लो एक एक ऐसा है, देखते हैं 15 ईयर ही है, लेकिन घर में एकदम इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में है, ऐसा लगता है जैसे कि वो 30 साल का बच्चा, जैसे 30 साल का आदमी होता है उस तरीके का वो बिहेव करता है। तो क्या हो गया है, अपनी उम्र से ज्यादा वाइस है, अपनी उम्र से ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, याद हुआ। नेक्स्ट, अब वाइल्ड गूस चेज, चेज करना मतलब किसी चीज को हासिल करने के लिए उसके पीछे दौड़ना, राइट। एंड वाइल्ड मतलब जंगली से रख लेते हैं, और गूस ना ऐसा रख लेते हैं कि एक टाइप ऑफ योर बर्ड है, पक्षी का प्रकार है। अगर आप किसी ऐसी चीज के ऊपर, वाइल्ड जंगली चीज के ऊपर आप दौड़े जा रहे हो, दौड़े जा रहे हो, तो यू थिंक कि हमें सर्च जो है हमारी, चेज करना मतलब उसको सर्च करना, उसको हासिल करने की पूरी कोशिश करना, डू यू थिंक कि वो कामयाब होगी, हो सकता है वो वाइल्ड है, वो जंगल में खो जाए और हमें ना मिले, तो फ्रूटफुल सर्च तो नहीं होगी ना वो। तो अगर हम किसी ऐसी चीज के ऊपर सर्च कर रहे हैं जो शायद प्रेजेंट ही नहीं हो, और शायद उसको, वो शायद वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो हम उसको कैसे ढूंढेंगे ना। तो वो फिर सर्च कैसी हो जाएगी, एक पॉइंटलेस सर्च हो जाएगी, उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं आएगा। तो
इट विल प्रोड्यूस नो एंड रिजल्ट, कोई आपको लास्ट में कोई आपको फल नहीं मिलेगा, ठीक है, फ्रूटलेस होगी वो रिजल्ट आपकी, फ्रूटलेस होगी, कैसी होगी, फ्यूटाइल होगी, और कैसी होगी, इन वेन होगी, इन वेन का मतलब व्यर्थ है। तो दैट इज योर अ वाइल्ड गोस चेज, मतलब आप ऐसी चीज को चेज कर रहे हो, ऐसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो जो शायद रियल में प्रेजेंट ही नहीं है, जो शायद रियल में प्रेजेंट ही नहीं है, ऐसी चीज को पकड़ने के पीछे हम दौड़ रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, टू एंड इन स्मोक वाला जो था ना, so that is the pointless search, no end results, fruitless, futile, in vain, so these are the synonym of this, ऐसी चीज के पीछे दौड़ना जो शायद एग्जिस्टेंस में ही ना हो, तो सर्च में कभी कोई रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, पॉइंटलेस सर्च हो जाएगी। तो याद रखना और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड ऑफ हियरिंग, हार्ड ऑफ हियरिंग क्या होता है? एक्चुअली ये तो बहुत इजी है, इसको बस ऐसे याद रखना, अगर आपको सुनने में थोड़ी तकलीफ हो रही है ना, हार्ड मतलब मुश्किल हो रही है, हियरिंग मतलब सुनना, तो सुनने में मुश्किल हो रही है तो मतलब आपको क्या हो, ये एक्चुअली में हियरिंग हमें जब प्रॉब्लम होती है तो टू बी डेफ, ये एक्चुअली में सेम सेम जैसे कि अपना लिटरल मीनिंग अपने साथ कैरी करता है, हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब टू बी डेफ। तो इम्पार्शियल हियरिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो जो भी सुनने में प्रॉब्लम्स आती हैं ना, कान जैसे एज के साथ में जब हमारे दादा दादी होते हैं उनको सुनने में इशू आने लग जाता है, so they are hard of hearing, that means to be deaf, that may it may be partial or completely, but that is of deaf. Next question, one word substitution, let's do that. ये तो भाई आप लोग रोज रोज करते हो, द आर्ट ऑफ डिले, डिलेइंग मतलब डिले कर देना मतलब टाल देना ना, कल करेंगे, परसों करेंगे, बाद में कर लेंगे, क्या चला जाए, सुबह कर लेंगे। याद रखना, जो आप लोग डेली डेली अपने काम को टालते रहते हो ना, उसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। तो प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स अपने काम को कल के ऊपर टाल देना, आने वाले समय पर डाल दिया, 2 घंटे बाद कर लूंगा, क्या चला जाएगा 2 घंटे बाद, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। नाउ व्हाट इज रिग्रेशन? रिग्रेशन का मतलब होता है दोबारा से ना, मान लो दोबारा से बदतर स्टेज की तरफ नीचे गिरना। मान लो एक ये कंपनी है और इसका ग्राफ देखो ऐसे करते हैं, एक कंपनी है ऐसे, तो पहले इनकी ग्रोथ ऐसे थी, फिर ऐसे हो गई, और फिर ऐसे ऐसे करके जाने लगी, लेकिन अब क्या हुआ, अब जो यहाँ पे देखो ये तो पीक पे पहुंच रही है, आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या हुआ, ग्रोथ अब ऐसे 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 आके नीचे आ गई है। तो क्या हो रही है, अगर मान लो यार, अगर हमारी ग्रोथ यहाँ से नीचे गिरने लग जाएगी, तो हम एक और बदतर कंडीशन की तरफ गिरने लग गए हैं ना, तो हम क्या हो रहे हैं, डिटीरियोरेट हो रहे हैं। डिटीरियोरेट का मतलब क्या हुआ, एक और बैड सिचुएशन की तरफ गिरना, खराब सिचुएशन में जाना, दैट इज डीजनरेशन। ठीक है, तो रिग्रेशन का मतलब, डीजनरेशन का मतलब सेम सेम होता है, एक अच्छी सिचुएशन से बदतर सिचुएशन की तरफ गिरना, खराब होना, स्थिति खराब होना, किसी की कंडीशन हो सकती है, किसी की तबीयत हो सकती है, उनकी तबीयत खराब थी पहले, भाई पहले वो एकदम ऐसे थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, बचेंगे नहीं बचेंगे, फिर तबीयत एकदम ठीक होने लगी, लेकिन कहते हैं ना यार, तबीयत अचानक से गिर रही है उस पर्सन की, मतलब डिटोरिएट हो रही है, गिर रही है, डीजनरेशन खराब हो रही है, तो रिग्रेशन का मतलब ये होता है। और जो आप लोग करते हो ना रोज रोज, जो आप लोग करते हो रोज रोज, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे काम को, उसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। काम को टालना मतलब प्रोक्रेस्टिनेट करना, काम को टालना, प्रोक्रेस्टिनेट। नेक्स्ट वर्ड, अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन द डिजीज ऑफ आईज। तो जो आंखों की परेशानियां होती हैं, जो डॉक्टर्स उसमें स्पेशलाइज्ड होते हैं, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द स्पेशलाइजेशन इन द पर्सन हु ओनली चेक आवर आई। जो हमारे विजन को चेक करते हैं, जो हमें चश्मा बताते हैं कि आपका विजन ये है और ये चश्मा है, तो उनको कुछ और कहते हैं, बट आई स्पेशलाइज को अलग कहते हैं। आई एक्सपर्ट होते हैं आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट।
ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं आई वाले, है ना, ऑप्थेल, आई आई के जो होते हैं वो होते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। लॉजी मतलब स्टडी करना, आईएसटी मतलब पर्सन, लॉजी मतलब स्टडी करना, आईएसटी मतलब पर्सन, और ऑप्थेल मतलब आई। तो वैसे व्यक्ति जो आंखों की स्टडी करते हैं ना, जो आई एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। लेकिन यार जो सिर्फ आंखों को मेजर करते हैं, जो हमारे विजन को मेजर करते हैं ना, कि आपकी आंखों में, जैसे मेरी आंखों में प्रॉब्लम है मान लो, तो मैं जब जाती हूँ तो मैं ऑप्टिशियन के पास जाती हूँ, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास में नहीं। लेकिन अगर मुझे सर्जरी करानी है तो मैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाऊंगी। बट जब मुझे चश्मा चेंज कराना होता है तो मैं ऑप्टिशियन के पास जाती हूँ। ऑप्टिशियंस वो होते हैं जो आंखों का मेजर करते हैं ना, उसका विजन चेक करते हैं। ऑप्टिमिस्ट का मतलब हो जाएगा, जैसे हिंदी में कहते हैं आशावादी, है ना। प्रॉब्लम में भी जो इंसान होप ढूंढ लेते हैं, प्रॉब्लम में भी जो इंसान होप ढूंढ लेते हैं, उनको कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। और ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट करना, स्ट्रेट करना, और डोंट का मतलब होता है टीथ, ठीक है। और आईएसटी का मतलब होता है पर्सन। तो ऐसा पर्सन जो दांतों को स्ट्रेट करे उसको कहते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। तो ये दांतों के डॉक्टर होते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। आई स्पेशलिस्ट होते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। आई का जो विजन मेजर करते हैं वो होते हैं ऑप्टिशियन। और जो लोग बहुत ज्यादा आशावादी होते हैं वो होते हैं ऑप्टिमिस्ट। अब मुझे बताइएगा, जो लोग बहुत निराशावादी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ये लोग, आप ये वाला शब्द आप लोग का होमवर्क है कि निराशावादी लोगों को क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता है उसको क्या बोलते हैं? ओबीस का मतलब होता है मोटापा, ठीक है, मोटापा। लेकिन जो व्यक्ति बहुत ज्यादा खाता है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा खाता है वो होता है ग्लूटन। तो ग्लूटन मतलब जो व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्सेसिव खाते हैं ना, जिनको बहुत ज्यादा ही भूख लगती है और जो एक्स्ट्रा खाते हैं, दैट इज ग्लूटन। कैनिबल का मतलब होता है, जैसे एक तो कह देंगे कि जो राक्षस होते हैं, और राक्षस वो इंसानों को खाते थे, उनको भी कहते हैं। या वैसे जानवर जो अपने ही जानवर की प्रजाति का फ्लैश खाते हैं, उनको भी कहते हैं। कार्निवोरस तो आपको पता है, ओमनिवोरस, कार्निवोरस, हार्बिवोरस। तो मुझे बताइएगा हर्बिवोरस कौन होते हैं, कार्नी कौन होते हैं, ओमनी कौन होते हैं? तो कार्निवोरस आर दोज जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, ओमनी आर दोज जो दोनों खाते हैं, ओमनी मीन्स बोथ, और हार्बिवोरस मीन्स जो हर्ब्स खाते हैं, ठीक है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या बताना है हमें? ओके, हमें इम्प्रूवमेंट करना है, अगर गलती है तो इम्प्रूव करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो ओल्ड वेमेन है इनवाइटेड द चिल्ड्रन टू टेक टू बिकम अ पार्ट इन द सेलिब्रेशन इन हर हाउस। जो बूढ़ी महिला है उन्होंने इनवाइट किया है बच्चों को कि वो क्या कर सकें, जो सेलिब्रेशन हो रहा है उनके घर में, वो उसका एक भाग बन सके ना, उसका एक पार्ट बन सके। सो टू टेक पार्ट, so to take part. Next, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर जूनियर देन मी इन एज। याद रखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री में हम THAN का इस्तेमाल भी करते हैं और टू का भी इस्तेमाल करते हैं। बट जब आपका शब्द हो जूनियर, सीनियर, प्रायर, इंफीरियर, इस तरीके के जो शब्द होते हैं, उसके साथ में देन नहीं आता, टू मी इन एज टू आता है, टू 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 आता है। जो ओ आर से खत्म होते हैं ना शब्द, कंपैरिजन चल रहा है, सॉरी, जो कंपैरिजन चल रहा है और ओ आर से शब्द खत्म हुआ है, तो उसके बाद ना देन नहीं आता, उसके बाद में टू आता है। सो यू आर जूनियर टू मी इन एज, यू आर जूनियर टू मी, यू आर सीनियर टू मी, है ना। प्रायर, प्रिफर, इनको इन कुछ शब्दों के साथ में टू का प्रयोग करते हैं, THAN देन का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या है? वेल्थ जो है दैट इज नो डाउट नेसेसरी फॉर हैप्पीनेस, नो डाउट्स नहीं होता, नो डाउट होता है। तो वेल्थ इज नो डाउट
अब आप कहोगे मैम वॉज नो डाउट भी तो है, उसमें भी तो वॉज लगा सकते हैं। अगर इम्प्रूवमेंट में इसमें तो कोई गलती ही नहीं है, इसमें तो कोई गलती नहीं है, गलती डाउट्स में। तो यहाँ हम वॉज को क्यों, इसको इसको वॉज क्यों बनाएंगे, हम तब तक उसका टेंस नहीं बदलेंगे जब तक वो टेंस बदलने की हमें जरूरत ना पड़े, तो हम टेंस नहीं बदलेंगे। तो इज नो डाउट होगा, यहाँ पे इन नो डाउट नहीं होगा, यहाँ पे इन की बजाय इज होगा, इज नो डाउट। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, मुंबई इज लार्जर देन मेनी अदर टाउन्स इन इंडिया, मुंबई इज लार्जर देन मेनी अदर, जो मुंबई जो है वो बड़ी है, लार्जर के साथ में देन आएगा, मुंबई जो है इज लार्जर देन मेनी अदर टाउन्स इन इंडिया। यस, ये सही है। मुंबई का कंपैरिजन हो रहा है बाकी बचे हुए बाकी जो इंडिया के जो टाउन्स हैं, जो शहर हैं, उससे कंपैरिजन हो रहा है। तो मुंबई का कंपैरिजन, मुंबई एक प्लेस है, तो एक प्लेस का कंपैरिजन हम एक प्लेस से कर सकते हैं, तो एक प्लेस का कंपैरिजन हम एक प्लेस से कर सकते हैं, और लार्जर के बाद देन आएगा। और अच्छा अगर लार्जर, अच्छा ठीक है, अगर हम देखें, अच्छा अगर आप पूछोगे कि मैम यहाँ पे कोई और फॉर्म हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, मुंबई इज लार्ज, नहीं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम ई आर लगाते हैं, और लार्जेस्ट नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ पे बस दो चीजों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, हम उसको सुपरलेटिव सबसे अलग थोड़ी ना बना रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मुंबई जो है वो बाकी जो टाउन्स हैं इंडिया के उनमें से बड़ी है। तो दो चीजों के बीच में जब कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, तो कंपैरेटिव डिग्री ई आर लगा के बनाई जाती है, तो बाकी कोई और ऑप्शन की जरूरत है नहीं, तो हमारा नो इम्प्रूवमेंट है इस सेंटेंस के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा पैसेज आ गया है, अब पैसेज आ गया है, नहीं नहीं अभी तो क्वेश्चन बाकी है, चलो सॉल्व करते हैं फटाफट से। ऑल पीपल वांट टू बी हैप्पी, अच्छा इसमें पूछना है कि क्या ये सही है, या मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग आया है डू दे, ये ठीक है या इसमें कोई चेंज होगा। ऑल पीपल जो लोग हैं, ये आपका प्लूरल नाउन है, ये याद रखिएगा, दिखने में सिंगुलर है बट ये प्लूरल है, इसलिए वांट सही है इसके साथ। ऑल पीपल वांट टू बी हैप्पी, डू दे। अब से याद रखिएगा क्वेश्चन टैग का क्या रूल होता है, क्वेश्चन टैग का रूल होता है कि अगर आपका सेंटेंस, देखो यार अगर मैं पूछ रही हूँ आपसे कि मान लो अगर मैंने आपसे कोई बात बोली, मैंने आपसे बोला कि आप अच्छे हो, क्या आप नहीं हो, मैं यही बोलूंगी ना, अगर मुझे कंफर्म करना है जो मैंने बात बोली है वो सही है कि नहीं है। क्वेश्चन टैग एक्चुअली कंफर्मेशन भी दिलाता है हमको। तो अगर मैं कंफर्म करना चाहूंगी तो जो मैंने स्टेटमेंट दिया है उसके विपरीत, यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बन जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बन जाएगा। तो ऑल पीपल वांट टू बी हैप्पी ना, तो सारे के सारे लोग जो हैं वो क्या होना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा देखो यार, ये सब पॉजिटिव में है तो हमें नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो अब देखो ये आर दे तो नहीं हो सकता है, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। अब डू दे, अच्छा अब यहाँ पे डिडेंट दे है और डू दे है। अब यार देखो ये मेरा प्रेजेंट में है, अगर ये प्रेजेंट में है तो मेरा क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट में रहेगा, तो डू दे हो, डोंट दे। ऑल पीपल वांट टू बी हैप्पी, जो सारे लोग हैं वो खुश रहना चाहते हैं, क्या नहीं रहना चाहते, तो डोंट दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया ये वाला, हाँ 20 नंबर का क्वेश्चन। अब आ गया हमारा पैसेज। अब हमने सीखा हुआ है कि पैसेज से पहले हमें कैसे करना होता है, एक मिनट यार, चलो अभी देख लेंगे, तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं फिर पैसेज सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द राइटर एबल टू लिव इन जेल विदाउट मच वरी, तो जो राइटर हैं वो जेल में कैसे रह पाए बिना ज्यादा टेंशन के। ध्यान से क्वेश्चन रीड करना है, कॉपी में नोट डाउन कर लेना। लिव विदाउट वरी, ऐसे करके लिख लो, लिव विदाउट वरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
वाई वॉज द फियर ऑफ द राइटर इन, वाई वॉज नहीं होगा, वॉट वॉज होगा यहाँ पे, वाई नहीं होगा यहाँ पे, वॉट होगा, वाई नहीं होगा यहाँ पे, वॉट होगा ना, क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं कि क्या फियर था उनका अपने बचपन में। तो बचपन में उनका डर क्या था, डर क्या था उनका बचपन में, फियर ऑफ चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द राइटर व्हेन ही कंक्लूडेड दैट वरी वॉज यूजलेस, मतलब राइटर कहाँ थे उस समय जब उन्होंने ये चीज को समझा कि जो चिंताएं हैं वो यूजलेस हैं। ध्यान से क्वेश्चन देखना है, वरी यूजलेस है, ये चीज उनको कब समझ में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को ढंग से रीड करते रहो। व्हाट वाज द रिकरिंग नाइटमेयर ऑफ द राइटर आफ्टर द वॉर वाज ओवर, वॉर के खत्म होने के बाद में क्या चीज थी जो उनको बार बार उनके सपने में आ रही थी, बार बार जिनके उनके सपने में आ रही थी वो क्या चीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज में HOW ना, HOW, हाउ डज अ कॉज ऑफ वरी, जो चिंता, जो चिंता का जो कारण था वो उनको बार बार परेशान कर रहा था। हाउ डज अ कॉज ऑफ वरी ट्रेवल अस इफ वी सप्रेस आवर वरी डेलिबरेटली, अगर हम अपनी परेशानी को ना अगर जानबूझ के उसको सप्रेस करते हैं मतलब दबाते हैं, तो वो हमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, वो हमें किस तरीके से परेशान कर सकती है। क्वेश्चन रीड कर लिए, अब चलते हैं पैसेज की तरफ। पैसेज यहाँ है हमारा, नहीं यहाँ से शुरू हो रहा है यार, ये बीच में आ गया। पैसेज यहाँ से शुरू हो रहा है, आप लोग को यहीं से रीड, ठीक है, इसको रीड कीजिए। आई होप आपने रीड कर लिया होगा। अब साथ में रीड करते हैं। जो वरी है वो बहुत कॉमन चीज है, और हर एक, इवन चिल्ड्रन, लोग भी, जो बच्चे हैं वो भी इतना ही चिंतित होते हैं जितने कि ग्रोन अप पीपल, मतलब बड़े लोग। जो जो ऑथर हैं वो अपने चाइल्डहुड में, द राइटर यूज टू फियर दैट हिज पेरेंट्स वुड डाई सडनली एट नाइट, तो जो राइटर हैं वो अपने बचपन में उनको डर लगता था कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो सडनली एक रात में उनकी डेथ हो जाएगी। एंड आई थिंक ये हमारा एक क्वेश्चन भी था, इफ यू नो कि ये हमारा एक क्वेश्चन भी था कि जो उनके पेरेंट्स हैं वुड डाई सडनली एट नाइट वाला, ये एक क्वेश्चन भी था, तो हमें एक क्वेश्चन मिल गया। जो उनका डर था, जो एंजाइटी थी, वो जस्ट एक इमेजिनरी थी, मतलब उसका रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। व्हेन ही वाज ऑन द वॉर फ्रंट इन द मेसोपोटामिया, writer came to a certain conclusion on worrying. He was a subaltern officer. Subaltern officer मतलब होता है जो एक लोअर पोजीशन पे होते हैं ना, जिनकी पोजीशन छोटी होती है, लोअर रैंक होता है। It was not his duty to plan future actions of war. He was there only to carry out what the superiors would decide. So it was useless to worry. यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि राइटर कहाँ थे जब उन्होंने ये चीज, उनको समझ में आई कि चिंता करना एकदम यूजलेस है, तो कहाँ थे वो, यहाँ पे थे ना। हमें सेकंड आंसर मिल गया, ये हमारा फर्स्ट आंसर। देखो क्वेश्चन रीड करने के बाद ना पैसेज अपने आप आंसर देता है। Here the writer had some real reasons to worry, but he could get rid of it when he found it was useless to worry. अगर आप वॉर फ्रंट में हो तो डरने के तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं आपके पास में, लेकिन राइटर उस, जब गेट रिड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना, तो राइटर उस चीज से चिंता ना हो, इस चीज से उन्होंने छुटकारा तब पाया जब वो ये बात को रियलाइज कर लिए कि चिंता होने में कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकते। उनका काम सिर्फ वो है कि जो सुपीरियर्स बोल रहे हैं वही चीज उन्हें करनी है, तो फिर चिंता करके कोई रीजन नहीं है चिंता करने का। सेम चीज को ना, सेम सिद्धांत को उन्होंने फॉलो किया जब वो प्रिजनर थे वॉर थे, और कहाँ पे, एशियाटिक टर्की में जब वो प्रिजनर थे तब भी उन्होंने सेम चीज को फॉलो किया। दैट टू ही वेनिस्ड हिज वरीज, उन्होंने अपनी वरीज, अपनी चिंताओं को बाहर कर दिया, क्योंकि जो नथिंग ऑफ हिज फ्यूचर डिपेंडेड ऑन हिमसेल्फ, तो उनका भविष्य है उसका कोई भी चीज उनके ऊपर डिपेंड करती ही नहीं है।
ठीक है, जो फ्यूचर है प्रिजनर्स का वो डिपेंड किस चीज पे करता है, डिपेंड ऑन द वेरियस गवर्नमेंट। डेफिनेटली प्रिजनर्स अपने आप में तो कुछ नहीं कर सकते, उनका जो भी होगा वो गवर्नमेंट ही कर सकती है, तो फिर चिंता करने का क्या मतलब है। Thus he was able to live there without much worry। हाँ, though he was a prisoner, हालांकि वो एक कैदी थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो बिना ज्यादा चिंता के रह सके, क्योंकि उन्होंने ये चीज रियलाइज कर ली कि वो चिंता करके कुछ कर भी नहीं सकते, कि उनका जो भी भविष्य है वो तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन जो ये डेलिब्रेट डेलिब्रेट मतलब आप जानबूझकर, सप्रेशन मतलब दबाना, तो जो जानबूझ के ये अपना जो चिंताएं हैं ना उनको ड्यूरिंग द वॉर, जब वो देखो वॉर पीरियड में उन्होंने अपनी चिंताओं को ये बोल के कर दिया कि वो तो लोअर रैंक पे हैं, वो क्या कर सकते हैं, और प्रिजनर थे जब उन्होंने ये सोचा कि गवर्नमेंट ही कर सकती है, वो कुछ नहीं कर सकती। तो ये जो डेलिब्रेट जानबूझ के जो उन्होंने सप्रेशन किया था, उसने होली इरेडिकेट हिज वरीज, इरेडिकेट करना मतलब उसको खत्म करना, रिमूव करना। तो डिड नॉट मतलब कंप्लीट तरीके से उनकी चिंताओं को खत्म नहीं हुआ था, जो जानबूझ के उन्होंने अपनी चिंताओं को सप्रेस किया था, दबाया था, लेकिन उसमें उनकी चिंताएं खत्म नहीं हुई थी। द फियर जो था वो अब उनके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया था, सबकॉन्शियस माइंड में चला गया था, और वो वहीं पे रहा था। जब वॉर खत्म हो गई और राइटर अपने घर आए, व्हेन द आफ्टर द वॉर द राइटर वाज एट होम, बट लेकिन जब whenever a member of his family was absent he feared all sorts of mishaps happening to him or her। लेकिन अब वॉर खत्म हो चुकी है, वो अपने घर वापस आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें जब भी अगर उनकी फैमिली का कोई भी पर्सन बाहर जाता, तो उन्हें हर प्रकार का डर लगता कि कहीं उसके साथ में कुछ गलत ना हो जाए। Moreover, he had a recurring nightmare that he had become a prisoner of war and the war not going to end। आपको याद है कि उनको कौन सा नाइटमेयर था जो बार बार आ रहा था, तो वो कौन सा नाइटमेयर था कि जो ही बिकेम, वो दोबारा से प्रिजनर बन चुके हैं, कैदी बन चुके हैं, और जो वॉर है वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। ये भी हमारा एक आंसर है। तो अब क्या कह रहा है, द वरीज विदाउट एनी रियल कॉज हेयर वर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द फियर दैट ही हैड वैनिश्ड डेलिबरेटली अर्लियर। जो यहाँ पे चिंताएं हैं, जो चिंताएं हैं यहाँ पे, उनका खुद का कोई रियल कारण तो नहीं है, डेफिनेटली उनका कोई अपना आज की डेट में वो चिंतित हैं अपनी फैमिली को लेके, वो कोई रियल कॉज नहीं है उसका, बट वो वही है जो उन्होंने अपने पास्ट में उन चिंताओं को जो क्या कर दिया था, वैनिश्ड कर दिया था, तो वो चीज अब ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट में रही है, और वही चीज उनके ब्रेन में है। नाउ लेट्स सी, हम क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि हम कितने आंसर्स तक पहुंच पाए बिना रिपीट करे। मेन बात है ना, बिना पैसेज पे आए अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो हमने बहुत टाइम बचाया। लेट्स सी, व्हाई वाज द राइटर एबल टू लिव इन जेल विदाउट मच वरी। बिना ज्यादा चिंता के जो राइटर हैं वो कैसे रह पाए, बिकॉज नथिंग ऑफ हिज फ्यूचर डिपेंडेड ऑन हिमसेल्फ, ही वाज कंफर्टेबल, ही वाज अ प्रिजनर ऑफ गॉड, बिकॉज वरी इज कॉमन थिंग। ऐसा तो कुछ नहीं था, क्योंकि उन्होंने ये चीज रियलाइज कर ली थी कि उनका फ्यूचर का कुछ भी उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यही तो चीज थी जब उन्होंने ये चीज रियलाइज की कि जो उनका जब वो प्रिजन में थे, उन्होंने ये रियलाइज किया कि उनका भविष्य उन पर निर्भर ही नहीं है, जो वेरियस गवर्नमेंट से उनके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो चिंता करके क्या करें। तो इसीलिए देखो आंसर मिल गया मुझे, मुझे ऑप्शन पे नहीं जाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ना चैलेंज हमें लेना चाहिए कि बिना उसको दोबारा रिपीट किए, दोबारा पैसेज को रिपीट किए, क्या हम आंसर कर सकते हैं। व्हाई वाज द फियर ऑफ द राइटर, व्हाई नहीं था यहाँ पे, वॉर था ना, कि उनका जो बचपन का डर क्या था, बचपन का डर ये था कि उनके पेरेंट्स नाइट में ही डेथ हो जाएगी उनकी। तो ड्राइव हिम आउट ऑफ होम नहीं, डाई सडनली एट नाइट, यस डाई वाला दिया हुआ था, क्लियरली मेंशन था, तो यही ऑप्शन होगा, बाकी तो सोचना भी क्यों है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइटर कहाँ थे जब उन्होंने ये चीज को रियलाइज किया, जो चिंता करते हैं वो चिंताएं यूजलेस है। कहाँ पे थे उस समय, वो वॉर फ्रंट पे थे ना, वॉर फ्रंट पे, यहाँ पे तो बाद में आए थे, तो पहले वो वॉर फ्रंट पे थे, तो वो आपके कहाँ थे, मेसोपोटामिया।
तो वहाँ थे वो, तो वहाँ से उन्होंने डिसाइड किया तो बस मैंने एक आंसर, एक वर्ड चुना और मुझे मेरा करेक्ट आंसर मिल गया। नेक्स्ट देखो, हम अपने 24 क्वेश्चन पे आ गए। वॉट, अरे यार कौन सा नाइटमेयर था जो उनको बार बार आ रहा था? वही नाइटमेयर था ना कि वॉर शुरू हो जाएगी और कभी वॉर फिर खत्म नहीं हो, है ना, और वो प्रिजनर इन अ वॉर बन जाएंगे। So him said that he was a prisoner in a war that was not going to be over. Option A. This is called smart study. No guys, यही फॉलो करना पेपर में, सिलेक्शन लेके आना ताकि साथ साथ में एंजॉयमेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हाउ डज हाउ डज जो हमारी चिंताएं होती हैं, चिंताओं का कारण हमें कैसे परेशान करता है, अगर हम उन्हें जानबूझ के सप्रेस करते हैं, जानबूझ के डेलिबरेटली अगर हम उन्हें सप्रेस करते हैं, तो वो जो परेशानी है हमें बाद में कैसे प्रॉब्लम करती है। दिखा था ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और वहां से फिर वो हमें परेशानी करती है। रियल उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बट वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है और सबकॉन्शियस माइंड में होने के कारण फिर वो हमें परेशानियां, ओवर होने के बाद भी, उनका आज की डेट में कोई अस्तित्व नहीं है, उसके बावजूद भी वो हमें परेशान करती है। तो आप देख सकते हैं कि एक बार मैंने क्या किया, हमने पहले क्वेश्चंस रीड ऑन किए, पहले हमने एक बार क्वेश्चंस पे गए, उनको अच्छे से हमने समझा और फिर हमने पैसेज रीड किया। अब जब मैं पैसेज रीड करके आई तभी मुझे पता चल गया कि मेरा कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो मुझे अगेन एंड अगेन वापस वापस पैसेज पे नहीं जाना पड़ा और मैंने अपना आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने सही आंसर तक पहुंचे। चलो ठीक है, तो आज हमने अपने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मैंने आपको एक होमवर्क दिया है कि निराशावादी लोगों को क्या कहते हैं। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि निराशावादी लोगों को क्या कहते हैं। यस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आई एम श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे, नहीं किए हैं, न्यू हैं, आज पहली बार आए हैं, तो आपने कर लिया होगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर तो करना ही है, इतना तो करना ही पड़ेगा। और क्या करना है, चैनल को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब। आगे तो जुड़े रहना है, बहुत सारा सीखना है, सिलेक्शन लेके मिलना है, बड़ी पार्टी करेंगे ना, CGL क्रैक करना, फिर हम साथ में एंजॉय करेंगे। चलो ठीक है, अब मिलते हैं कल, टिल देन टाटा बाय।